Hello everybody, welcome once again to my YouTube channel HK Classes. Students, how are you all? I hope all are good and healthy at your home. So students, today we will start a most important topic of 12th class या most important chapter of 12th class relations and function. जैसा कि आप जानते हो इसको 11th में भी आप पढ़ चुके हो और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 12th क्लास के लिए, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि चैप्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जो आपके चैप्टर्स 12th में आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें बहुत ही यूजफुल है ये रिलेशन एंड फंक्शन। आप ऐसा कह सकते हो कि रिलेशन एंड फंक्शन के बिना 12th क्लास का या फिर जेई मेंस का या फिर आप कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हो तो उस एग्जामिनेशन के लिए रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इसके बिना मैथ्स पढ़ना लगभग पॉसिबल है नहीं, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। ओके अगर मैं सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड तो नहीं आते, बट ये जो चैप्टर है वो अदर चैप्टर में जो इसके कारण इसका जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है। बात आ गई समझ, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मोस्टली बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ट्रस्ट मी गाइस, जैसा मैं ये पढ़ा रहा हूं वैसा आप पढ़ो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन बशर्ते ये बात कि जो मैं कहूंगा वैसा करना है। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पीछे थोड़ी सी बातें मैं कर लेता हूं जो हमने पीछे 11th क्लास में पढ़ी थी और जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं उस बारे में भी, और जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि वो नॉलेज जरूरी है ये चीज पढ़ने के लिए। डन, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और बात कि अगर सपोज मान लो 11th में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे जो चीजें 11th में की जो सारी टॉपिक्स रिलेटेड हैं 12th की वो मैं डिस्कस कर दूंगा। डन, अगर आप उससे बेटर तरीके से पढ़ सकते हो बुक उठा के 11th की, अगर आपके पास है इतना टाइम तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो वो सारी चीजें उतनी चीजें तो मैं कवर अप करा दूंगा जो 11th की 12th में इंपॉर्टेंट है या जरूरत पड़ने वाली है। डन, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में हम क्या ऑलरेडी जानते हैं और क्या हमें अब जानना है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सेट्स के बारे में। हमने फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा था 11th में, क्या पढ़ा था, सेट्स, SETS, सेट्स पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा था, है ना। ओके, इस बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू भी दूंगा मैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये तो ये सारे, अच्छा ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें ना इंटर रिलेटेड है। अच्छा, सेट्स के बाद हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर, है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर्स, अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या हमने पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, रिलेशंस, कि क्या होता है रिलेशन भाई। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया फंक्शंस। अच्छा, जो चीज मैं अभी भी हम पढ़ेंगे रिलेशंस क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, और ब्रीफली पढ़ेंगे। उसके आगे भी हमने चीजें पढ़नी है कि रिलेशंस क्या होता है एंड फंक्शंस क्या होता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ना है क्या, बाइनरी फंक्शंस, बाइनरी फंक्शंस या आप इसको बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हैं। डन, बात क्लियर हो गई, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है, सेट्स के बारे में, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, यूज होगा सेट्स, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर यूज होगा जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ब्रीफली डिस्कशन कर चुके हैं 11th क्लास में। ओके, रिलेशंस के बारे में तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, फंक्शंस के बारे में और ब्रीफ से पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे बाइनरी फंक्शंस या ऑपरेशन। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ये नोट डाउन करो तो कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं सेट्स के बारे में। ओके, चलिए, तो मैं अब इसे हटा रहा हूं और एक एक करके डिस्कस करते हैं। डन, नोट डाउन करना है कर लीजिए, इसे हटा रहा हूं। ओके, चलो देखो जरा क्या होता है सेट्स, आप ऑलरेडी जानते हो लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्या होता है। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें इस वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्या, वेल डिफाइंड, है ना। वेल डिफाइंड मींस क्या,
देखो मैं अगर चीजें डिफरेंशिएट करती हैं, जरा मैं कुछ कलेक्शंस बोल रहा हूं, आप जरा बताना कि क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है। ओके, मैं कहता हूं कि जैसे मेरे क्लास में या 12th क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अच्छा क्या ये जो मैंने सेंटेंस बोला वो वेल डिफाइंड है। अच्छा सपोज इस बात को दूसरे तरीके से समझते हैं, कैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ओके, तो क्या आपका आंसर या आपके फ्रेंड का आंसर सेम होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि आप जो इंटेलिजेंसी फाइंड आउट कर रहे हो उस बच्चे में, हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स के फील्ड में कर रहे हो सकता है आप म्यूजिक के फील्ड में कर रहे हो सकता है आप किसी और फील्ड में कर रहे हो, और आपके साथ वाला जो है उस बच्चे में इंटेलिजेंसी किसी और फील्ड में देख रहा है कि भाई वो पढ़ने में कैसा है, उसका मैथ्स कैसा है, उसका साइंस कैसा है। तो ये दोनों आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, और अलग अलग क्या, अलग अलग पर्सन के लिए ये थिंकिंग अलग अलग हो सकती है। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, ऐसे कलेक्शन क्या होता है, वो कलेक्शन जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक कलेक्शन बनाओ नेचुरल नंबर का, जो नेचुरल नंबर 8 से कम हो, डन, अच्छा तो वो कलेक्शन कैसा होगा, वो कलेक्शन कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा। सबका आंसर सेम ही होगा, सब आंसर क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 बस, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है और मैंने कहा कि वो नेचुरल नंबर 8 से छोटे होने चाहिए। तो आप क्या 1 से स्टार्ट करोगे और 7 तक जाओगे, जिसमें कि सबका आंसर्स क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैं कहूं कि इंडिया के रिवर्स के नाम बता दो, तो इंडिया के रिवर्स आप भी वही बताओगे जो दूसरा बताएगा। बात आ गई समझ? तो ये टर्म है वेल डिफाइंड, है ना। तो ऐसे वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट्स कहेंगे, अदरवाइज कलेक्शंस तो बहुत हैं तो उनको हम सेट्स नहीं कहेंगे, सभी को सेट्स नहीं कहेंगे। अच्छा सर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी डी, ओके। अच्छा एलिमेंट्स इसके कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड एलिमेंट्स जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल ए से, स्मॉल ए बी सी डी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट्स को। या रियल वैल्यू है तो 1 2 3 4 5 7। अच्छा दिखता कैसे है सर? ऐसे दिखता है बिल्कुल, a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होता है, जैसे मैंने कहा कि सेट ऑफ वोवेल नंबर्स, तो क्या हो जाएगा a, e, i, o, u। बात आ गई समझ? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। तो किसी भी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंग्लिश के कैपिटल लेटर के थ्रू। अच्छा उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर के थ्रू। और किसके अंदर होता है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और सेपरेट कैसे करते हैं उस एलिमेंट्स को? कॉमा के थ्रू। डन, ओके। अच्छा सर तो क्या एक ही तरीका है रिप्रेजेंट करने का? नहीं बेटा, दो तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने का। कौन कौन सा? पहला तरीका है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, या इसको हम बोलते हैं टेबुलर मेथड, टेबुलर फॉर्म बोल दो या मेथड बोल दो, ओके। अच्छा दूसरा तरीका है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड। बात आ गई समझ? अच्छा तो सर ये कौन सा तरीका है? ये तरीका है। कौन सा तरीका है? रोस्टर फॉर्म। अच्छा तो अगर इसी को मैं सेट बिल्डर में लिखना चाहूं तो बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे? सेट बिल्डर होता है एक रूल बना देना, ठीक है। वो रूल हमेशा जो अप्लाई करेगा, यानी उस रूल को जब ओपन करेगा रोस्टर फॉर्म में लिखेगा तो वही आ जाएगा जो हम जिससे हमने वो रूल बनाया था, ठीक है। तो चलो इससे एक रूल बनाते हैं। सेट ए है, ओके। मैं कहता हूं कि x कैसा है? x बिलोंग करता है किसको? वो इंग्लिश अल्फाबेट को, है ना, ANGLISH, इंग्लिश अल्फाबेट्स। अच्छा कैसा? सच दैट x इक्वल टू वॉवेल्स, VOWLES। डन, ओके। बात को समझो जरा,
ठीक है, क्या कहा, सेट वेबुलर में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आता है, लेकिन प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। कैसे, देखो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स ही तो हैं। ओके, तो क्या मैंने कहा कि जो ए है वो कैसा है, एक्स बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फाबेट्स। अच्छा, तो जब इसको कोई लिखने जाएगा रोस्टर फॉर्म में तो क्या कहेगा कि भाई जो ए सेट है वो क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट्स के अल्फाबेट्स हैं, है ना, यानी कि वो लिखेगा ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 लिखना चाहेगा। अच्छा, फिर देखेगा सच दैट क्या है, x तो सिर्फ वॉवेल्स है, x इक्वल टू क्या है, वॉवेल्स, यानी कॉन्सोनेंट आ ही नहीं रहे, तो क्या b को हटा देगा, तो क्या a के बाद वॉवेल क्या आता है, a e देन i देन o देन u, डन। अच्छा, फिर से वही आ गया ना जो जिससे हमने रूल बनाया था, बात आ गई समझ। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि b एक सेट है जो क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, क्लोज, डन। ओके, तो जरा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, क्या होगा, b इक्वल्स टू, है ना, क्या अब देखो x कैसा है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, डन। अच्छा, सच दैट कैसा है, x क्या है, देखो क्या है, कहां तक जा रहा है, 6 तक, यानी एस x लेस देन 6, लेकिन इक्वल टू भी तो है 6 का, इक्वल टू 6। अच्छा, कोई बच्चा कहता है नहीं सर मैं ऐसे लिखूंगा, x लेस देन 7, तो भी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, या तो ऐसे लिख लो और b को आप सेंटीमीटर फॉर्म में ऐसे भी लिख लो कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x लेस देन इक्वल टू 6, ये भी सही है, ये भी सही। बात आ गई समझ, क्लियर है इतनी बात, ओके। तो इतनी सारी चीजें ही जरूरी है हमारे किसमें, सेट्स के लिए। अच्छा, एक और जरूरी है सेट्स के लिए ये कि चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे उस समय बताऊंगा, ठीक है। अभी सेट्स के बाद डिस्कस करते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ओके। ओके बच्चा लोग, जरा देखो क्या है ऑर्डर्ड पेयर्स की डेफिनेशन क्या है, कह रहा है एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे इन गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, है कुछ नहीं, जैसा आप क्या लिखते हो, जैसे मैं कह दूं कि 2,3 ये एक ऑर्डर पेयर ही है, ये क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। कैसे कैसे सर, जरा समझाओ और समझाओ। देखो, जैसे मैंने कह दिया कि बेटा एक सेट ए है जो कि है 1 2 3 है, डन। अच्छा, एक सेट है क्या, बी है, ठीक है, जो कि क्या है 4 है 5 है, ठीक है। मैं कहता हूं एक ऑर्डर पेयर दिखाओ, ठीक है, एक ऑर्डर पेयर दिखाओ, तो मैं क्या कहूंगा 1,4, ठीक है, ऐसे लिख दिया, तो ये एक ऑर्डर पेयर है। कैसे, ये कैसे ऑर्डर पेयर है, कैसा कैसा, ये कह रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। ये कैसे फिक्स्ड ऑर्डर में सर, है ना, देखो जो 1 बिलोंग करता है वो किसको बिलोंग करता है, ए को, है ना, ठीक है, एंड जो 4 बिलोंग करता है वो किसको बिलोंग करता है, बी को। मैंने कहीं से भी तो उठा के नहीं लिख दिया ना, मैंने क्या लिखा, एक ए से उठाया एक बी से उठाया, इसी ऑर्डर में मैं उठाता जाऊंगा। मैं 2 लूंगा और फिर यहाँ पे लूंगा 4 ले लूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं 3 लूंगा फिर यहाँ पे 4 ले लूंगा। यहाँ पे मैं 1 लूंगा और 4 ले चुका हूँ। यहाँ पे मैं 2 लूंगा और यहाँ से ले लूंगा 5। यहाँ से मैं 3 लूंगा, यहाँ से ले लूंगा 5। यहाँ से मैं 1 लूंगा, यहाँ से ले लूंगा मैं 5। तो ये सारे कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर है। अच्छा, इस बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, कहाँ पढ़ चुके हो सर, बिल्कुल पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये देखो ना, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप एक्सिस बनाते थे। अच्छा, उसमें क्या कहते थे कि सपोज ये पोजीशन है 2 किसका, एक्स एक्सिस का। अच्छा, और ये पोजीशन है सपोज 3 किसका, वाई एक्सिस का। तो ये कोऑर्डिनेट आप क्या लिखते थे, 2,3, है ना। अच्छा, कैसे लिखते थे, जो 2 होता है वो किसको बिलोंग करता था, एक्स एक्सिस को। जो 3 होता था वो किसको बिलोंग करता था, वाई एक्सिस को। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर ही तो था। बात आ गई समझ। जो 2,3 था वो क्या था, एक ऑर्डर पेयर था। इसी फिक्स्ड ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। बात आ गई समझ। बस एक नाम दे दिया और एक डेफिनेशन दे दी, कुल क्लियर है बात। हाँ, इसका यूज आने वाला है ऑर्डर पेयर में, नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट, डन। तो क्या होता है ऑर्डर पेयर, बात आ गई समझ कि एक सेट ए है, सेट के बारे में बात करते हैं। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने समझाने के लिए बोला। सेट के बारे में बात करते हैं कि एक सेट ए है, एक सेट बी है। तो जो ऑर्डर पेयर लिखा होगा वो क्या होगा, जो पहला एलिमेंट होगा
एक सेट को बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा दूसरी सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, हमारा ऑर्डर पेयर क्या है, ए है ए कॉमा बी है। अच्छा, इसको आप कह सकते हो कि जो ए कॉमा बी है वो कैसे होगा कि जो ए होगा वो बिलोंग करेगा किसको, ए को, और बी होगा जो बिलोंग करेगा किसको, बी को। ठीक है, बात आ गई समझ। तो ए कोमा बी बराबर क्या होता है, इक्वल क्या होता है, ए बिलोंग करता है ए को, कोमा बी बिलोंग करता है बी को। डन, क्लियर है फंडा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, अब चलो एक बात याद आ गया मुझे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले जो हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा उस पे एक टॉपिक है छोटा सा, क्या है, इक्विलिटी। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब क्या कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे। देखो, अगर मेरे पास एक ऑर्डर पेयर है a1, a2 है ना, या a1, मैं मान लेता हूं b1 है ना। ओके, अच्छा, दूसरा ऑर्डर पेयर है a2, b2। ठीक है, अच्छा, ये इक्वल तब होंगे जब when if and only if, IFF को क्या पढ़ते हैं, if and only if, क्या, जब a1 के इक्वल क्या होगा, a2 एंड b1 के इक्वल क्या होगा, b2। ठीक है, अच्छा सर, तो इसका हमारी लाइफ में क्या यूज है। हाँ, यूज है ना। देखो, कैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड क्या, फाइंड a एंड b व्हेन क्या है, ये देखो कह रहा है कि 3a + 1 यहाँ पे कह रहा है कि 3b + 2 इक्वल है किसके, 2, 3 के, या कुछ भी है ना। तो फाइंड करो a एंड b क्या होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, तो ये कैसे दिख रहा है मुझे, ऑर्डर पेयर टाइप दिख रहा है ना। अच्छा, तो हम जानते हैं कि अगर ऑर्डर पेयर 3a + 1 3b + 2 अगर इक्वल है किसके, 2, 3 के, तो ये दो ऑर्डर पेयर्स है। अच्छा, दो ऑर्डर पेयर्स कब इक्वल होते हैं, जब a1 इक्वल होगा a2 के और जब b1 इक्वल होगा b2 के। अभी मैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स में अभी हम डिस्कस किए हैं इस बात को। ठीक है, अच्छा, तो फिर क्या, a1 की जगह पे ये पूरा है, a2 की जगह पे ये पूरा है, b1 की जगह पे ये पूरा है और b2 की जगह ये है। तो क्या मैं कहूंगा कि देयरफॉर 3a + 1 जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा 2 के। अच्छा, तो देयरफॉर 3a = कितना हो जाएगा, 2 - 1, यानी a = कितना हो जाएगा, 1/3। डन। अच्छा, एंड यहाँ पे भी इक्वल होगा ना, 3b + 2 किसके इक्वल होगा, 3 के। अच्छा, तो 3b = कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 3 - 2 1 होगा ना। अच्छा, तो b = b क्या होगा, 1/3। ये तो सपोज एक ही आ गया, हो सकता है डिफरेंट आंसर्स भी आ जाएं। ठीक है, तो a = क्या आ गया आपका, 1/3 और b क्या आ गया आपका, 1/3। डन। तो ऐसे आप इक्वालिटी में अगर क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर का तो ऐसे दिखाओगे आप। डन, ओके। चलिए अब कार्टेशियन प्रोडक्ट रखते हैं। ओके, चलो देखो जरा क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, ये स्पेलिंग, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है ना। क्या होता है भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। चलो पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं ना। क्या है, गिवन टू नन एम्प्टी सेट्स। नन एम्प्टी सेट्स के बारे में है ना, जो फाई ना हो, यानी जो एम्प्टी ना हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट होल्ड करता हो ए और बी सेट। अगर दो नन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी है देन कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। क्या होगा जरा देखते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे, अच्छा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी से है ना। ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ओके, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अभी हमने ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़ा था ना, किसका, अगर हमारे पास एक सेट ए है एक सेट बी है तो उसका ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है, एक एलिमेंट हम ए से उठाते हैं, दूसरा एलिमेंट हम बी से उठाते हैं और उसको इस ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, तो वो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स। अच्छा, तो यहां पे कह रहा है ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी ए में जितने एलिमेंट होंगे, बी में जितने एलिमेंट होंगे, उन सबका ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। अच्छा, अगर मैं सिंबॉलिकली लिखना चाहूं इस बात को तो कैसे लिखूंगा भाई, कि जो a क्रॉस b है, जो a क्रॉस b है, डेफिनेशन क्या कहना चाहता है कि क्या होगा, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, सेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ। अच्छा, तो जब सेट ऑफ आ गया इसका मतलब क्या, कर्ली ब्रैकेट होगा ना, क्योंकि सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सेट ऑफ
ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अच्छा ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होंगे, ऐसे A, B, डन। अच्छा A, B ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अच्छा कैसे वो होंगे एलिमेंट्स, फ्रॉम A to B, A and B, फ्रॉम A and B। अच्छा तो दैट मींस A, B। अच्छा जो क्या होगा, जो A होगा वो किसको बिलोंग करेगा, सेट A को, एंड B एलिमेंट जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, सेट B को। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको इस बात को समझने में? तो इसी तरह से सिंबॉलिकली इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे A क्रॉस B क्या होता है, मतलब पूरी डेफिनेशन इसमें आ गया। A क्रॉस B क्या होता है, A, B वेयर A बिलोंग्स टू। अच्छा यहाँ पे आप कॉमा ना लगा के आप क्या लिख सकते हो, वेयर, है ना, वेयर। अच्छा वेयर मतलब ऐसा भी दे सकते हो, है ना, कॉमा देके, वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। बात आगे समझ, क्लियर है इतनी बात? अभी एग्जांपल लेके भी कराता हूं, इतनी बात क्लियर है, डन। अच्छा अब इस पे कुछ नोट्स कर लो और उसके बाद एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, है ना, ओके। अच्छा नहीं पहले एग्जांपल करो, जरा इस बात को समझने के लिए पहले एग्जांपल करते हैं, है ना, एग्जांपल। ओके तो मैंने एक सेट लिया, ए सेट ले लिया कोई भी 1 2 3, डन। अच्छा एक बी सेट ले लिया मैंने, क्या, सपोज 4 and 5 ले लिया। मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या होगा भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट, अभी हमने पढ़ा क्या होगा, ये होगा A, B होगा। अच्छा जहां A कहां से आएगा, पहले सेट से, और B कहां आएगा, दूसरे सेट से, डन। और सभी एलिमेंट्स का आएगा, ठीक है। तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। तो जरा निकालना शुरू करो। तो क्या, ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा पहले, तो यहाँ पे है 1 और वहां पे क्या मिला मुझे 4। पहले 1 के साथ सारा कर लेते हैं, कॉमा यहाँ पे क्या मिला मुझे 1, ये वहां पे से क्या मिला मुझे 5। अच्छा क्या ये खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया। इसके भी हो गए 1 के साथ सारे एलिमेंट, सेकंड के साथ उठाते हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ। तो 2 यहाँ पे क्या मिला मुझे 4। अच्छा यहाँ पे क्या है 2, यहाँ से क्या मिला मुझे 5। अच्छा कॉमा यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या मिला मुझे 4। अच्छा यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ से क्या मिला मुझे 5, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, डन। अच्छा अब यहीं पे लगे हाथ एक और, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं फिर वो डिस्कस करते हैं। अच्छा दूसरा मैंने लिया एक b। अच्छा b इक्वल्स टू लिया मैंने सपोज 4 5 6, है ना, 6 एंड 3 ले लिया। दूसरा जो सेट लिया वो लिया C। अच्छा C में मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखा, जैसे मैंने लिखा 2 4 एंड 6 लिख दिया, डन, ओके। अच्छा अब मैं निकालना चाहता हूं क्या, B क्रॉस C। क्या निकालना चाहता हूं, B क्रॉस C। जरा निकालते हैं, है ना, निकालते हैं, देखो जरा, ठीक है। क्या है, क्या आएगा 4, मेरे साथ रहना, 4, 2, ये आएगा 4, 4, ये आएगा 4, 6, नेक्स्ट आएगा 5, 2, उसके बाद आएगा 5, 4, उसके बाद आएगा क्या 5, 6, उसके बाद क्या आएगा 6, 2, उसके बाद 6, 4। अच्छा उसके बाद 6, 6। अच्छा उसके बाद 3, 2। अच्छा उसके बाद 3, 4। अच्छा उसके बाद 3, 6, डन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इन बीच में भी कॉमास होंगे, है ना, ओके, डन, ओके। अच्छा तो अब जरा देखो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना तो आ गया, डन। मैं बताना क्या चाह रहा हूं और एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने 2 एग्जांपल लिए। देखो अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने बेटा, 3, है ना। अच्छा यानी कि n ऑफ a, इस बात को मैं यहां बता रहा हूं, है ना। अच्छा यानी कि n ऑफ a कितना है, a कितना है, कार्डिनल नंबर पढ़े हो ना, कितना है यहाँ पे 3 है। अच्छा और n ऑफ b कितना है, n ऑफ b कितना है 2 है। ओके तो जो n ऑफ a क्रॉस b आ रहा है वो क्या आ रहा है, n ऑफ a क्रॉस b जरा देखो 2 into 3 या 3 into 2 होगा, यानी कि 6 होगा इसमें एलिमेंट। काउंट करो तो जरा 1 2 3 4 5 6। अच्छा तो इसमें जरा देख के बताओ कि ये कितने होंगे, ये कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और ये है 1 2 3, तो कितने होने चाहिए 12। देखते हैं 12 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बात आ गई समझ। अच्छा तो मैंने आपको चुपके से एक फॉर्मूला बता दिया, क्या, कि अगर किसी सेट में कितने एलिमेंट हो n एलिमेंट और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट हो m एलिमेंट,
तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस m होगा, n a क्रॉस b होगा, सॉरी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b होगा, a क्रॉस b होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, सॉरी यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, nm या mn। ये आप नोट डाउन कर लो, बात आ गई समझ, ये नोट डाउन कर लो और इसे नोट डाउन कर लो। डन, क्लियर है बात, ठीक है। चलिए कुछ बातें और बताता हूं इस पे, आप पहले इसे नोट डाउन करो, कुछ पॉइंट्स और हैं और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, पहले नोट डाउन करो इसे। नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसमें स्टार पॉइंट या नोट आप करके लिख सकते हो कि अगर मेरे पास दो सेट्स, कौन से थे सेट, ए और बी दो सेट था, अगर उसमें से एक कोई भी सेट, ए सेट या बी सेट, कोई भी सेट क्या हो जाता है 5, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो भी क्या होगा 5 होगा। डन, ओके। नेक्स्ट बात ये है कि अगर कोई भी ए क्रॉस बी में से, है ना, सॉरी, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी में से, ठीक है, नॉन एम्प्टी नहीं बोलूंगा मैं, इन दोनों सेट ए और बी में से कोई भी अगर एक सेट क्या हो जाता है इनफाइनाइट, क्या हो जाता है इनफाइनाइट सेट, है ना, इनफाइनाइट सेट, देन ए क्रॉस बी भी क्या होगा इनफाइनाइट। बात आ गई क्लियर। तो कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ आ जाए कि जो ए सेट है वो क्या है इनफाइनाइट है, तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ए क्रॉस बी को भी क्या कह दोगे इनफाइनाइट होगा जी। अच्छा, किसी भी दो सेट में अगर एक पहला सेट क्या है या दूसरा सेट क्या है 5 है, ठीक है, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो भी क्या निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट एक और नोट आप डाल लो यहाँ पे, क्या ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्या है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। ये क्या है सर, ये है कि अगर हमारे पास तीन सेट हैं, क्या ए बी और सी, तीन नन एम्प्टी सेट हैं, कैसे हैं 3 नन एम्प्टी सेट, ठीक है। अच्छा, तो फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, क्या इनके साथ भी ऑर्डर्ड पेयर निकाला जा सकता है, क्या इनके साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जा सकता है, यस बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे, वो होगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी कॉमा सी, यानी कि तीन ऑर्डर्ड पेयर होंगे, कैसे होंगे, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट सी। बात आ गई समझ, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर तीन सेट आ गए, ठीक है, क्या ए बी और सी, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो 3 एलिमेंट्स के फॉर्म में आएगा, 3 एलिमेंट्स के ऑर्डर ट्रिपलेट में आएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट, वेयर जो ए बिलोंग करेगा वो सेट ए को, जो बी एलिमेंट हो वो बिलोंग करेगा सेट बी को, और सी एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट सी को। डन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम किस पे, अब चलते हैं रिलेशंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे अब, रिलेशंस, क्या होता है रिलेशन। ओके, चलो नेक्स्ट देखो रिलेशंस, है ना। पहले डेफिनेशन पार्ट को समझो, फिर मैं बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, पहले इसको जरा देखो, है ना। रिलेशंस क्या होता है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, है ना, मान लीजिए ए और बी दो हमारे पास कोई भी सेट हैं, देन ए रिलेशन आर, रिलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, है ना, रिलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। from set A to set B is subset of A cross B। अच्छा, इस बात को पढ़ने से क्या समझ आया, ये समझ आया कि जो सेट A और B है वो उसमें जो रिलेशन होगा वो क्या होगा सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अच्छा, A क्रॉस B मतलब क्या, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A एंड B का, यानी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A एंड B का। तो जो A क्रॉस B होगा वो ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ जाएगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले हमें निकाल लिया। अच्छा, उसमें से रिलेशन क्या होगा, उसमें से रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस B का, यानी कि हो सकता है कि पूरा का पूरा रिलेशन हो, या हो सकता है कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इमेजिन कर पा रहे हो, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में आ जाए, या हो सकता है कि पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन हो आर का। बात आ गई समझ। अच्छा देखो, ठीक है, thus R is a relation from A to B
क्या होगा उस बात के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो R होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का, ठीक है। अच्छा, तो इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद अगर मैं एक एग्जांपल लूं और मैं कहूं कि अगर बेटा मेरे पास एक सेट है जो कि क्या है 1 2 3 है। अच्छा, एक सेट B है जो कि क्या है, सपोज A है और B है। डन। अच्छा, तो रिलेशन दिखाओ, रिलेशन R दिखाओ। तो आप कहोगे ठीक है जी, जो रिलेशन होगा वो कैसे क्या होगा, जो रिलेशन होगा वो क्या होगा 1 R A। अच्छा, और एक रिलेशन क्या हो सकता है 1 R B। अच्छा, दूसरा एक रिलेशन क्या हो सकता है 2 R A। अच्छा, और क्या रिलेशन हो सकता है 2 R B। अच्छा, 2 और सपोज 2RB है ना। और क्या रिलेशन हो सकता है सपोज 3RA। अच्छा, और क्या रिलेशन, मान लो और नहीं है, इतनी रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, तो R को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, ऐसे क्या कहोगे, जो R है वो क्या है 1 A। अच्छा, और क्या है 1 B। अच्छा, और क्या है 2 A। और क्या है 2 B। और क्या है और 3 A। डन। अच्छा, अब मैं कहता कि बेटा A क्रॉस B निकाल दो, तो आप क्या कहते लो सर, ये रहा 1 A और 1 B और 2 A और 2 B और 3 A और 3 B, है ना, यही होता ना, बीच में भी कॉमा, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसको और इसको ध्यान से देखो, क्या R पूरा का पूरा इसमें है, बिल्कुल है। देखो इसमें 3 A है, इसमें भी है 3 B, यहां नहीं है लेकिन यहां पे है, ठीक है। तो क्या ये R इसका सबसेट हुआ कि नहीं। अच्छा सर, ये क्या लिखा आपने, ये बात समझ नहीं आई। अच्छा, ये इसलिए लिखा कि अगर 1 का रिलेशन A से है तो आप उसको कैसे दिखाओगे, A रिलेटेड टू 1 रिलेटेड टू A। अगर रिलेशन नहीं है तो आप उस बात को ऐसे लिख सकते हो कि 1 नॉट रिलेटेड टू A, है ना। ये सिंबॉलिकली दिखाने का तरीका है। डन, बात आ गई समझ। यानी कि पहले आप ऐसे रिलेशन लिख के और उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर दिखा सकते हो, ठीक है। R जो है वो 1 रिलेटेड है A से, 1 रिलेटेड है B से, 2 रिलेटेड है A से, 2 रिलेटेड है B से, 3 रिलेटेड है A से। सपोज ये मैंने कह दिया, तो जो रिलेशन होगा वो ये होगा, ठीक है। अच्छा, और जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ये वो होगा। अच्छा, हमने कहा कि जो रिलेशन होगा वो ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट होगा। बात आ गई समझ। तो देखो क्या ये R A क्रॉस B का सबसेट है, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जरा कुछ और एग्जांपल लेते हैं और डीपली समझते हैं। सर ये रिलेशन कैसे है जरा बताओ मुझे, हमें कैसे पता चलेगा कि 1 का A से रिलेशन है। अच्छा, तो ये तो हमने नॉर्मली ले लिया, वहां पे आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ये रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इसे नोट डाउन करना है, नोट डाउन कीजिए। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट देखो, ये एक एग्जांपल लिया मैंने, इस एग्जांपल से जरा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या कहता है, लेट कीजिए ए बी अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ ए स्कूल। आप अपने स्कूल का इमेजिन कर लो कि सपोज एक सेट ए है जो कि आपके स्कूल के 12th क्लास के बच्चों का सेट है, ठीक है। जितने भी 50-60 जितने भी बच्चे हैं उसका एक सेट बना लिया आपने। डन, ओके। एंड बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ सेम स्कूल। और आप ही के स्कूल के एक 11th क्लास के बच्चों का जो भी 40 50 70 जो भी स्टूडेंट्स है उनका एक सेट है। अच्छा, कैसे होगा, नेम वाइज होगा, बिल्कुल ओके। then sum of example, अच्छा ये सम है, sum of examples of relations from A to B। अच्छा, अब उन दोनों सेट जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के और जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के, ठीक है। अच्छा, उन दोनों सेट्स पे जरा देखते हैं कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं या कैसे रिलेशन बिल्ड होते हैं। डन, देखो क्या पहला रिलेशन देखो, कह रहा है कि A, मान लो कि जो A एलिमेंट है वो पहले सेट का है, B एलिमेंट है जो दूसरे सेट का है। अच्छा, A और B जो ऑर्डर पेयर है वो किसको बिलोंग करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अभी हमने रिलेशन की डेफिनेशन में पढ़ा
कि रिलेशन कैसे आएगा भाई, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट होगा रिलेशन, ठीक है। और कैसे लिखा जाएगा, ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किस में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो ये बात समझ आ गई कि ए और बी जो रिलेशन होगा वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी को। अच्छा, और ए बी आएगा कैसे, ए बी कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अब यहाँ पे दे दिया रिलेशन, क्या रिलेशन है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। डन। देखो देखो देखो, अगर मान लो आपने ए में एक सेट में कह दिया कि भाई सोनू, यहाँ पे है मोनू, यहाँ पे है राम, यहाँ पे है श्याम, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ना। अच्छा, बी सेट में आपने कह दिया क्या, क्या कह दिया, सब कुछ भी ले लो, मान लो सीता, यहाँ पे गीता, यहाँ पे फिर से आ गया घनश्याम या कुछ भी, ठीक है, ये ले आपने। तो हो सकता है ना कि सोनू की सिस्टर गीता हो सकता है कि भाई यहाँ पे कोई भी राम और सीता दोनों भाई बहन हो सकता है कि क्या जो गीता है यहाँ पे घनश्याम है, हो सकता है कि यहाँ पे मोहन है, हो सकता है कि वो दोनों ब्रदर हो। तो ये रिलेशन है कि नहीं, है ना, बिल्कुल है रिलेशन। तो वही कह रहा है कि जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स है, 4 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है, जितने भी रिलेशन है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें क्या है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि भाई कुछ बच्चे 11th क्लास में हैं, कुछ बच्चे सेम ही स्कूल में 12th क्लास में हैं, तो क्या ये रिलेशन पॉसिबल है कि नहीं कि ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट तो आएगा। अच्छा, कुछ ना कुछ जो एलिमेंट आएगा, कुछ ना कुछ जो ऑर्डर पेयर जो रिलेशन बन के आएगा, एक ऑर्डर पेयर ए बी आएगा, तो क्या वो ए बी ए क्रॉस बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी रहा होगा कि नहीं। मान लो एक सेट आपने यहां लिखा है, एक सेट जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो वो सबके सारे एलिमेंट ए का बी से बिलोंग करेगा, बी से ए का बी से बिलोंग करेगा, तो वो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। उसमें से आपने एक रिलेशन ये दिया कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ये जो रिलेशन आएगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बात आ गई समझ, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि जो रिलेशन होगा वो हमेशा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। डन। सेम ऐसे ही अगर आपने ए बी कहा कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, कैसे बिलोंग करता है ए क्रॉस बी को, कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, हो सकता है कि ए क्या हो, सिस्टर हो बी का। अच्छा, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी, जो ए 12th क्लास के स्टूडेंट है, हो सकता है कि 11th क्लास के स्टूडेंट से एज में क्या हो, बड़े हो, या हो सकता है 11th क्लास का भी 12th क्लास के एज में बड़ा हो, भाई लेट पढ़ाई स्टार्ट की होगी, है ना। डन, ठीक है। मतलब रिलेशन, एज ए रिलेशन। और भी आप रिलेशन बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्या आप कह दो कि जो ए बी है वो कैसे बिलोंग करता है ए क्रॉस बी को, सच दैट क्या ए लिव्स इन सेम लोकेलिटी एज बी। लो जी, है ना, बना दिया ना। क्या कहा कि जो ए है वो क्या है, अच्छा स्मॉल ए आएगा ना, स्मॉल ए और स्मॉल बी, क्योंकि हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, है ना। मैंने कहा कि भाई जहां पे ए रहता है वहीं पे बी रहता है ना। ऐसे स्टूडेंट्स का एक सेट बना दो, ऐसा स्टूडेंट्स का एक सेट बना दो जो किस रिलेशन को बिलोंग करेगा, जो किस रिलेशन को बताएगा कि ए लिव्स इन सेम लोकेलिटी एज बी, जहां ए रहता है वहीं पे बी रहता है। अच्छा, एक और रिलेशन बना लो सेम ऐसे ही, क्या बना लो कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 11th क्लास स्टूडेंट्स इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 12th क्लास स्टूडेंट। एक और रिलेशन बना लो, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 12th क्लास स्टूडेंट्स इज लेस देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 11th क्लास स्टूडेंट्स। यानी कि बहुत सारे रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा सर, तो मतलब एक और बात आ गई सर, है ना, कि क्या बात आ गई यहां से, तो एक और बात हमारे दिमाग में आ रही है। क्या आ रही है बेटा बताओ। मैं वो तो लड़के ने कहा क्या सर 1 2 3, मान लीजिए एक सेट ए है, अच्छा ठीक है, और दूसरा सेट बी इक्वल्स टू 2 4 है सर। अच्छा, इनके बीच में नंबर ऑफ रिलेशंस अगर हम बनाएं, अगर मैं बनाऊं तो कितने पॉसिबल हैं सर, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें रिलेशन क्या बन सकता है, इसमें रिलेशन ये बन सकता है कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। तो क्या क्या रिलेशन बनेगा, देखो a इज ग्रेटर देन b, तो सिर्फ दो ही रिलेशन बनेगा 3,2 का। मैंने कहा है ना, चलो एक रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन इक्वल्स टू, मैंने कहा ये रिलेशन इस दोनों a और b सेट से दिखाओ। कौन सा रिलेशन दिखाओ, a b बिलोंग्स टू a क्रॉस b, है ना, a क्रॉस b सच दैट a इज ग्रेटर देन b,
है ना, A इज ग्रेटर देन B, डन। अच्छा तो देखो आप इस रिलेशन में कौन सा सेट लिखोगे, देखो ना कौन सा लिखोगे, आपको क्या लिखना है, A और B लिखना है। तो पहले आप A को उठाओगे यानी 1 को उठाओगे। अच्छा 1 को उठाओगे तो यहां से क्या उठाना पड़ेगा, 2 या 4, और यहां भी कह रहे हैं A इज ग्रेटर देन B, तो क्या 1 2 से बड़ा है, नहीं है, हम नहीं ले सकते। क्या 1 4 से बड़ा है, नहीं ले सकते। अच्छा 2 पे आओ, क्या 2 2 से बड़ा है, नहीं ले सकते। क्या 2 4 से बड़ा है, नहीं ले सकते। क्या 3 2 से बड़ा है, हाँ जी है ना, तो 3, 2। अच्छा क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं है, लो हो गया रिलेशन ऑफ, है ना, क्या रिलेशन आर में आया, 3, 2। तो ये एक जैसी कंडीशन देगा, मान लीजिए आपके, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक आपको 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए एक सेट ए है एक सेट बी है, और कह दिया कि एक रिलेशन का ऑर्डर पेयर दिखाओ, एक रिलेशन दिखाओ जिसमें ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी करता हो और ए इज ग्रेटर देन बी। तो आपने क्या कहा, आर इक्वल्स टू 3, 2, और ये इस बात को सेटिस्फाई करता है इस सेट के अकॉर्डिंग। और ये क्या है, और ये देखो अगर आपने ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर लिखा, ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर लिखा तो क्या आएगा यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे क्या आएगा 2, 2, यहाँ पे क्या आएगा 2, 4, यहाँ पे क्या आएगा 3, 4, यहाँ पे क्या आएगा, है ना, आएगा ना, ये सारी चीजें आएंगी, 1 2 3 और 2 6 आएंगे एलिमेंट भाई, ये तो 1 2 3 4 ही हुए हैं। 1, 2 लिख दिया, 1, 4 नहीं लिखा, 1, 4 नहीं लिखा। अच्छा 2, 2 लिख दिया, है ना, 2, 4 लिख दिया, 3, 2 नहीं लिखा, है ना, 3, 2 नहीं लिखा। बात आ गई, 6 एलिमेंट्स हो गए। अच्छा 6 ऑर्डर पेयर्स हो गए ए क्रॉस बी में। अच्छा देखो 3, 2 है क्या, ये रहा 3, 2, ये रहा 3, 2। तो क्या जो R है वो सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ हो गया कि नहीं ए क्रॉस बी का। बात आ गई समझ, यही तो कह रहा था तभी से ऊपर चिल्ला चिल्ला के कि जो हमेशा रिलेशन होगा वो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। बात आ गई समझ, कुछ दिमाग में आया, ठीक है, पक्का, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं। हाँ अच्छा हाँ, एक और बात हम क्या बताने जा रहे थे, उसके बाद मैंने एग्जांपल ले लिया। अच्छा मैं ये बताने जा रहा था कि हाँ, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक। आपने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं, तो क्या ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो, यहाँ पे तो हमने नहीं लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, पता नहीं 11th क्लास में कितने स्टूडेंट है, 12th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको डिफाइंड है कि भाई 50 स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या मैं ये बता सकता हूं, ये तो हमने 4-5 रिलेशंस लिखे थे सर, तो क्या ये डिफाइन किया जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है। जैसे यहां पे मैंने कहा एक रिलेशन, क्या कहा, ए इज, इस एग्जांपल में मैंने कहा कि एक रिलेशन ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा कोई ये भी तो कह सकता है ए इज लेस देन बी, हो सकता है, तो क्या रिलेशन होगा 1, 2। अच्छा 2, 4, 3, 4, ये रिलेशंस हो जाएंगे। अच्छा कोई कह देगा कि a इज इक्वल टू b, तो क्या रिलेशन होगा 2, 2। कोई और कह सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, तो कितनी सारी चीजें कही जा सकती हैं, क्या इस बात को आप डिफाइन कर सकते हो सर। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल कहूंगा सर, बिल्कुल डिफाइन कर दूंगा, है ना, देखो कैसे। अच्छा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, इस बात को जरा समझो। अब देखो, अब आप पढ़ चुके हो कि अगर ए में कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो भाई, इसमें कितने हैं 3। अच्छा एन ऑफ बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2। अच्छा तो एन ऑफ, आप पढ़ चुके हो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 3 × 2 यानी कि 6 होंगे। ये हम ऑलरेडी जब कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे तो कर चुके हैं। अच्छा तो सर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, है ना, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो वो होंगे नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 2 to the power mn। बात आई समझ, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे 2 to the power mn, यानी कि यहां पे कितने एलिमेंट हैं 3, यहां पे कितने एलिमेंट हैं 2, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल है 2 to the power mn, मतलब 3 × 2 6, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 रिलेशंस इन दोनों ए और बी में पॉसिबल है, जिसमें से हमने 3-4 ही डिस्कस किया हुआ है। बात आई समझ, ये फंडा रिलेशंस का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ रिलेशन, ये भी आप नोट डाउन करके लिख लो, इस
रिलेशन वाले में एक नोट करके लिख लो कि नंबर ऑफ रिलेशंस, अगर एक सेट जो ए है उसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है ना, m एलिमेंट है, और नंबर ऑफ सेट बी में कितने n एलिमेंट है, तो a क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, mn। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं उस a और b सेट को लेके 2 टू द पावर mn। बात आ गई समझ, ऐसे आप लिख लेना, ठीक है। तो ये फंडा क्लियर हुआ। अब चलते हैं, अब यहां से स्टार्ट होगा आपका 12th क्लास का जो क्या है, टाइप ऑफ रिलेशंस। यहां तक हम 11th में लगभग पढ़ चुके थे, अगर नहीं पढ़े हो तो ये सारी चीजें आप क्लियर कर लेना। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे 12th क्लास का सीबीएसई बुक के अकॉर्डिंग क्या है, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके डन, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, स्टार्ट करते हैं।